मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है ये मूवी लूसियो उर्बेटिया नाम के एक आदमी की जिंदगी पर बेस है, लेकिन इस मूवी में कुछ लोगों के नाम और इवेंट को चेंज किया गया। तो कहानी की शुरुआत होती है 1962 पेरिस के एक एयरपोर्ट पर। फिर लूसियो और उसकी वाइफ एना वहां आते हैं और लूसिया बैग लेकर एयरपोर्ट में गया। अंदर बहुत सारे लोग और पुलिस ऑफिसर्स भी थे। फिर लूसियो ने एक काउंटर पर जाकर अपना नाम बताया, लेकिन बाहर खड़ी एना देखती है एक ऑफिसर उसकी कार चेक कर रहा है और वहाँ पहले से पुलिस वाले मौजूद थे। वही अंदर लूसियो अपना काम खत्म करके वापस आ रहा था। तभी एना ने उसे बताया कि किसी ने पुलिस को उनके प्लान के बारे में बता दिया और अभी लूसियो के पास पैसे भी है। अब दोनों किसी तरह वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे थे। तभी इंस्पेक्टर कोस्टिलो आता है जो बहुत पहले से लूसियो के पीछे पड़ा है और इतने लोगों के बीच कोस्टिलो लूसियो को देख भी लेता है। अब थोड़ी देर बाद पुलिस ने उन दोनों को घेर लिया था। तब लूसियो और एना अपने बैग में रखे पैसे निकाल कर उड़ाने लगे। अब इतने सारे पैसे देखकर वहाँ खड़े लोग उन पैसों को लूटना शुरू कर देते हैं। कोस्टिलो उस भीड़ के बीच लूसियो को पकड़ने आता है, लेकिन लूसियो उसे वहाँ से जाते हुए दिखाई दे रहा था। तब कोस्टिलो उसे रोकता है, लेकिन वो लूसियो नहीं बल्कि उसकी जैकेट पहने एना थी। अब कहानी 20 साल फ्लैशबैक में जाती है। लूसियो एक खेत से सब्जियां चुरा कर भाग रहा था। उस खेत का ओनर उसे गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन लूसियो सब्जियां चुरा कर बच निकला। लूसियो के सब्जियां चुरा कर लाने की वजह से ही उसके घर पर खाना बना था। घर में उसकी एक बड़ी बहन और उसके बीमार पापा थे। लूसियो बहुत गरीब परिवार से है। उसके पास इतने भी पैसे नहीं कि वो अपने पापा का इलाज करवा सके, इसीलिए उसके पापा लूसियो से खुद को मारने बोल रहे थे ताकि उनकी तकलीफ कम हो जाए। अब अगले दिन लूसियो एक चाकू लेकर बैंक में आता है। बैंक मैनेजर लूसियो और उसके डैड को अच्छे से पहचानता था। लूसियो मैनेजर से 5000 मांगता है ताकि वो अपने पापा का इलाज करवा सके। लूसियो उससे बहुत रिक्वेस्ट करता है क्योंकि बैंक के पास बहुत पैसे है, लेकिन वो उसे 5000 भी नहीं दे रहे। तब मैनेजर कहता है कि ये बैंक है, वो कोई समाज सेवा नहीं कर रहे। लूसियो कहता भी है वो साल भर काम करके उनके पैसे चुका देगा, लेकिन तब भी मैनेजर नहीं मानता। तब लूसियो चाकू निकाल लेता है ताकि बैंक लूट सके, लेकिन आखिर लूसियो बच्चा ही था। तब घबराकर वो जगह पर ही पेशाब कर देता है। मैनेजर उसकी कोई कंप्लेन नहीं करता, बस यहाँ से जाने कहता है। इस घटना की वजह से लूसियो को बैंक से नफरत हो गई। घर वापस आने पर उसे दिखाई दिया उसकी बहन बाहर बैठी रो रही है। दरअसल उसके पापा ने दम तोड़ दिया। फिर उनके पापा का फ्यूनरल होता है। अगले दिन उसकी बड़ी बहन सातुर पेरिस जा रही थी। लूसियो को भी उसके साथ जाना था, लेकिन उस समय के रूल्स के मुताबिक लूसियो अपनी 10 साल की मिलिट्री सर्विस छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। दरअसल कुछ देशों में ऐसा कानून है कि वहाँ के हर आदमी को 18 साल का होने के बाद कुछ साल मिलिट्री में सर्विस देनी ही पड़ती है। वही रूल इस समय यहाँ भी था। सातुर भी पेरिस काम करने ही जा रही थी, इसीलिए वो कहती है कि वो अपनी मिलिट्री सर्विस पूरी करने के बाद उसके पास पेरिस आ जाए। इस तरह दोनों भाई बहन अलग हो गए। अब कहानी 10 साल आगे बढ़ती है। लूसियो पेरिस आया था, फिर वो अपनी बहन सातुर के घर गया। दरअसल मिलिट्री में रहकर भी वो कुछ चीजों की स्मगलिंग करता था, लेकिन किसी ने उसकी मुखबिरी कर दी। उसके सभी दोस्त पकड़े गए, लेकिन लूसियो किसी तरह मिलिट्री से भाग निकला। अब वो वापस मिलिट्री में नहीं जाएगा। तभी सातुर का हस्बैंड पेट्रिक घर आता है। पेट्रिक मिंट में काम करता था। मिंट नोट मतलब पैसे छापने वाली फैक्ट्री थी। लूसियो को भी वहाँ काम चाहिए था, लेकिन मिंट में सभी क्वालिफाई लोग ही काम करते हैं। लेकिन पेट्रिक की कुछ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स से पहचान थी, वो लूसियो को उनके पास काम दिलवा सकता है। तब लूसियो तुरंत ही राजी हो गया। अगले दिन से लूसियो कंस्ट्रक्शन साइट पर काम शुरू कर देता है। तब उसकी वहाँ कुछ लोगों से बहस हो गई क्योंकि लूसियो को किसी के ऑर्डर फॉलो करना पसंद नहीं। फिर ब्रेक के समय लूसियो उन्हीं लोगों के साथ बैठा था। वो तीनों वर्ल्ड वॉर के समय अलग अलग पार्टीज में थे, जैसे रिपब्लिकन, सोशलिस्ट, प्रोग्रेसिव एक्सेट्रा, लेकिन सभी की विचारधारा एक जैसी ही थी। फिर वो लूसियो की विचारधारा पूछते हैं, लेकिन लूसियो को नहीं पता वो किस विचारधारा को सपोर्ट करता है, क्योंकि उसने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं। पहले उसे लगा कि वो कम्युनिस्ट है, लेकिन उनमें से एक बताता है वो कम्युनिस्ट नहीं हो सकता क्योंकि उसे किसी के ऑर्डर मानना पसंद नहीं। तो जरूर लूसियो एक अनार्किस्ट है, लेकिन लूसियो को अनार्किस्ट का मतलब नहीं पता। फिर चारों एक जगह अनार्किस्ट एसोसिएशन पॉम्पलेट लेकर आते हैं। वहाँ दीवार पर बहुत सारे अनार्किस्ट एक्टिविस्ट की फोटो बनी हुई थी। अब उनमें से एक लूसियो को उन सभी एक्टिविस्ट के बारे में बताता है और उनकी विचारधारा भी कि कैसे वो सभी लोगों और वर्गों को एक जैसा मानते हैं। उनके मुताबिक हर एक इंसान को समान अधिकार मिलने चाहिए, चाहे वो गरीब हो
हो या अमीर, उनकी विचारधारा से लूसियो तुरंत ही इम्प्रेस हो गया। लेकिन उन सब में से एक एक्टिविस्ट की विचारधारा से लूसियो सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था, क्योंकि वो एक्टिविस्ट भी बैंक से नफरत करता था। उसके मुताबिक बैंक गरीब लोगों को लूट कर अमीरों को पैसा देते हैं, जिससे समाज में असमानता बढ़ती है। इसीलिए उस एक्टिविस्ट ने बैंक लूटे और बैंक से लूटे हुए पैसे गरीबों में बांट दिए, बिल्कुल रॉबिन हुड की तरह। फिर वो लूसियो को क्यूको नाम के एक्टिविस्ट के बारे में बताते हैं, जो अभी भी जिंदा है, और क्यूको अभी भी बैंक लूट कर पैसे गरीबों में बांटता है। लेकिन उनके पीछे उनके दो साथी जो पैम्पलेट बांट रहे थे, उनके पास दो पुलिस ऑफिसर आए और देखते ही देखते उनके बीच बहस लड़ाई में बदल गई। ये देखते ही लूसियो भी जाकर उन ऑफिसर से लड़ने लगा। अब थोड़ा हाथापाई के बाद चारों वहाँ से अपनी कार में भाग गए। लूसियो को सिर में चोट आई थी, तभी उनके सामने एक ट्रक आ जाता है, लेकिन उनका साथी ऑस्टेरियानो उस ट्रक से बच जाता है, क्योंकि ऑस्टेरियानो बचपन से कार चला रहा था। लूसियो को पता नहीं था पुलिस वाले उनसे क्या बात कर रहे थे। ये सुनकर सब हंसते हुए लूसियो को फ्रेंच लैंग्वेज सीखने कहते हैं, क्योंकि उसे फ्रांस में रहना है तो उसे फ्रेंच आनी ही चाहिए। अब एक रात लूसियो अपने फ्रेंच क्लास से निकलता है, तब उसके दोस्त उसका बाहर ही वेट कर रहे थे। दरअसल उन्हें किसी काम के लिए लूसियो की मदद चाहिए, जिसके लिए लूसियो तुरंत ही मान गया। अब अगले दिन सुबह सुबह लूसियो अपने घर के सामने खड़ा था, तभी उसके साथी एक आदमी को लेकर आए। लूसियो को उस आदमी को अपने घर पर रखना है, लेकिन घर का दरवाजा खुलने पर वो आदमी लूसियो पर चाकू तान देता है और पहले उसे घर के अंदर जाने कहता है। अंदर आकर पहले वो घर चेक करता है। उस घर में लूसियो अकेला ही रहता था। तब वो लूसियो को एक सीख देता है कि कभी भी अजनबी लोगों पर भरोसा ना करे। इसीलिए उसने पहले लूसियो का घर चेक किया। फिर वो अपना बैग खोलता है, उसमें बहुत सारे हथियार थे। लूसियो पूछता है वो कौन है, तब वो बताता है उसका नाम क्यूको सबाते है। ये वही एक्टिविस्ट है जिसके बारे में लूसियो के दोस्त ने उसे बताया था, जो बैंक लूटकर लूटे हुए पैसे गरीबों में बांटता है। कुछ देर बाद क्यूको ने दोनों के लिए खाना बनाया। दोनों के विचार काफी मिलते थे, क्योंकि दोनों ही बैंक से नफरत करते हैं। लूसियो से बात करने पर क्यूको को समझ आता है लूसियो मैन ऑफ एक्शन है। वो किसी भी काम में तुरंत एक्शन लेने में यकीन करता है, इसीलिए अगले काम के लिए क्यूको उसे अपने साथ लेकर जाएगा। अगले दिन क्यूको और लूसियो एक बैंक के बाहर बैठे थे। क्यूको उसे एक बार फिर सोचने कहता है, लेकिन लूसियो को ये काम करना था, बस वो थोड़ा नर्वस हो रहा था। क्यूको कहता है उसे खुद पर कंट्रोल रखना होगा, वरना वो पैरालाइज हो जाएगा। लूसियो बताता है उसने पहले भी ये करने की कोशिश की थी, लेकिन कर नहीं पाया था। अब टाइम होते ही दोनों अपने मास्क पहनकर बैंक की तरफ बढ़ते हैं। बैंक के अंदर आते ही क्यूको हवा में फायर करके सभी लोगों को जमीन पर लेटाता है और कैशियर को बैग में पैसे भरने कहता है। लेकिन ये सब देख कर क्यूको घबरा कर अपनी ही जगह पर जम गया, यहाँ तक कि उसने बचपन की तरह जगह पर ही पेशाब कर दिया। तब क्यूको उसके पास आकर उसे होश में लाता है और उसे याद दिलाता है कि सभी बैंक चोर होते हैं। फिर उसे काउंटर के पीछे जाकर पैसे कलेक्ट करने कहता है। दोनों के बैग पैसों से भर चुके थे, अब उन्हें वापस जाना था, लेकिन काउंटर से दूसरी तरफ कूदते समय लूसियो गिर गया और उसकी गन एक आदमी के सामने गिर गई। अब वो आदमी गन उठाने हाथ आगे बढ़ाने लगा, लेकिन तभी क्यूको वहां आ गया और वो गन लूसियो को पास कर दी। फिर दोनों जल्दी से बाहर निकले। बाहर आते ही दोनों अपने मास्क निकालकर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। फिर बड़े आराम से टैक्सी में वहां से निकल गए। अब घर आकर क्यूको लूसियो के फायर प्लेस में अपनी गन छुपाता है। लूसियो को लग रहा था वो बैंक रॉबरी नहीं कर पाएगा, क्योंकि बैंक में वो बहुत नर्वस हो गया था। लेकिन क्यूको उसे समझाता है कि अगली बार जब वो बैंक में जाए तो इधर उधर ना कूदे, बल्कि आराम से काम ले। फिर लूसियो पूछता है कि वो इतने पैसों का क्या करने वाला है। क्यूको कहता है कि वो बैंक से लूटी हर रकम के 3 हिस्से करता है। पहला लोकल अनार्किस्ट आंदोलन के लिए, दूसरा जेल में बंद उसके दोस्तों के परिवारों के लिए, और तीसरा हिस्सा वो खुद के लिए रखता है, क्योंकि उन्हें भी अपने खर्चे चलाने हैं। क्यूको उसे कार खरीदने कहता है, क्योंकि हर बार वो टैक्सी में नहीं भाग सकते। लेकिन लूसियो को कार चलानी नहीं आती, लेकिन वो एक बंदे को जानता है जो बहुत बढ़िया ड्राइवर है। अगले सीन में ऑस्टेरियानो कार में एक बैंक के बाहर वेट कर रहा था, लेकिन तभी वहाँ एक ऑफिसर आकर उसे कार साइड में लगाने कहता है। ऑस्टेरियानो उससे बात कर ही रहा था कि तभी बैंक से लूसियो और क्यूको चोरी करके बाहर आए। ऑस्टेरियानो उस ऑफिसर को कार के गेट से मारकर गिरा देता है। फिर तुरंत तीनों वहां से भाग गए, लेकिन वो ऑफिसर उन पर शूट करने लगा, मगर तीनों को कुछ नहीं होता। लेकिन एक पुलिस की कार उनके पीछे पड़ गई। ऑस्टेरियानो ने किसी तरह पुलिस की कार को उनसे दूर रखा था, लेकिन कार उनके करीब आ रही थी। तब क्यूको पुलिस की कार की टायर पर निशाना लगाता है और वो कार साइड में एक ट्रक से क्रैश हो गई और तीनों बच निकले। अब इन चोरियों को रोकने के लिए इंस्पेक्टर कोस्टिलो को अपॉइंट किया जाता है। दूसरी तरफ क्यूको और लूसियो
लूसियो बैंक से चुराए गए पैसे गरीबों में बांटते हैं। इस तरफ इंस्पेक्टर कोस्टिलो उस बैंक मैनेजर से बात करता है। उसके मुताबिक रॉबर फॉरेनर्स थे क्योंकि उनका एक्सेंट स्पेनिश था। ये सुनते ही कोस्टिलो समझ जाता है कि वो अनार्किस्ट एक्टिविस्ट हो गए। मैनेजर उन्हें पहचान तो नहीं सकता क्योंकि उन्होंने मास्क लगाया था, लेकिन वो उनकी आवाज पहचान सकता है। अब एक जगह अनार्किस्ट लोगों की मीटिंग चल रही थी। यहाँ सबकी राय थोड़ी अलग थी, लेकिन सबकी सोच एक जैसी ही थी। यहाँ लूसियो और क्यूको भी थे। यहाँ लूसियो थोड़ा भाषण भी देता है, लेकिन तभी वहाँ पुलिस आ गई। तब सब इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन लूसियो पकड़ा गया। अब इंस्पेक्टर कोस्टिलो सभी लोगों को मास्क पहनाकर मैनेजर के सामने वो लाइन बोलने कहता है जो रॉबर्ट्स ने बैंक में आते ही बोली थी। लूसियो का नंबर आने पर वो मैनेजर उसे पहचान गया। उसे यकीन तो नहीं था क्योंकि उसने रॉबर्ट्स का चेहरा नहीं देखा, लेकिन ये आवाज उसे रॉबर्ट्स की ही लग रही थी। तब कोस्टिलो लूसियो से उसका नाम और एड्रेस पूछता है। कुछ देर बाद इंस्पेक्टर कोस्टिलो पुलिस ऑफिसर के साथ लूसियो के घर की तलाशी ले रहा था। तब कोस्टिलो उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है कि वो अपना गुनाह कबूल कर ले, तब उसे बहुत कम सजा होगी। लेकिन लूसियो नहीं मानता। वो कहता है वो बस एक मजदूर है। तभी एक ऑफिसर को लूसियो के फायर प्लेस में कुछ मिला, लेकिन ना तो वो कैश था और ना ही हथियार। वहाँ बस कुछ नेकेड मैगजीन रखी थी। इसीलिए पुलिस को लूसियो को छोड़ना पड़ा क्योंकि उनके पास लूसियो के खिलाफ कोई सबूत नहीं। लेकिन कोस्टिलो उसे वार्निंग देता है कि वो देर से ही सही, लेकिन एक दिन लूसियो को पकड़ लेगा क्योंकि उसे पूरा यकीन था लूसियो भी इन बैंक रॉबरी में शामिल है। अगले दिन लूसियो अपने घर पर था। वो ऑस्ट्रेलियानो से क्यूको के बारे में पूछता है, लेकिन उसके घर से हथियार लेने के बाद क्यूको गायब हो गया। अब उनका साथी जर्मिनाल दिखाता है कि बाहर एक पुलिस की कार लूसियो पर नजर रख रही है। क्यूको का काम लूसियो पर कुछ ज्यादा ही हावी हो गया था, लेकिन उसके दोस्त उसे समझाते हैं क्यूको एक भगोड़ा है और उसका कोई घर या परिवार नहीं। अगर वो लोग भी लगातार इस तरह बैंक लूटते रहे तो एक दिन वो भी जेल में होंगे या पुलिस की गोली से मारे जाएंगे। तब लूसियो को उनकी बात समझ आ गई। अब शाम को काम खत्म करके लूसियो घर जा रहा था, तभी एक कार में क्यूको उससे मिलने आया। फिर क्यूको उसे क्यूबा में चल रही क्रांति के बारे में बताता है। क्यूको को लग रहा था कि उन्हें भी क्यूबा की तरह हथियारों से अपना काम करना चाहिए, लेकिन लूसियो वायलेंस के खिलाफ था और वैसे भी फ्रांस और क्यूबा में बहुत फर्क है। यहाँ के लोग प्रोटेस्ट और नॉन वायलेंस से क्रांति लाना चाहते हैं। लोगों को जागरूक करने उन्हें हथियारों की नहीं बल्कि प्रिंटिंग प्रेस की जरूरत है। क्यूको समझ जाता है कि अब लूसियो की सोच बदल चुकी है और अब वो और रॉबरी नहीं करना चाहता। इसीलिए अब ये दोनों की आखिरी मुलाकात थी। क्यूको लूसियो के लिए बड़े भाई जैसा था। अब आखिरी मुलाकात के तौर पर क्यूको लूसियो को अपना चाकू गिफ्ट देता है और इस मुलाकात के बाद दोनों के रास्ते अलग हो गए। कुछ दिनों बाद लूसियो ऑस्ट्रेलियानो और उनका एक साथी बैंक में लोन लेने गए ताकि एक प्रिंटिंग प्रेस खरीद सके, लेकिन जैसा हमेशा होता है बैंक किसी भी गारंटी के बिना गरीबों को लोन नहीं देती। तब लूसियो उस एम्प्लॉय की एक सिगार लेने की कोशिश करता है, लेकिन वो एम्प्लॉय उसे सिगार भी नहीं लेने देता। लोन न मिलने पर उन्हें खाली हाथ ही बाहर आना पड़ा। बाहर आते ही लूसियो को इंस्पेक्टर कोस्टिलो मिलता है। वो लूसियो पर ही नजर रख रहा था। वो लूसियो को टॉन्ट करता है कि अब वो बिना हथियार के ही बैंक में जाने लगा। लूसियो उसे कन्फ्रंट करता है कि वो इतने दिनों से उसका पीछा करवा रहा है। उसे अभी तक समझ नहीं आया कि वो एक मजदूर है, लेकिन कोस्टिलो कहता है उसे उनके इन्फॉर्मर ने बताया है कि अब वो प्रिंटिंग प्रेस खरीदकर प्रोपेगेंडा फैलाना चाहते हैं। उसके इन्फॉर्मर ने ये भी बताया कि रॉबरीज इसीलिए रुक गई क्योंकि अपने साथी क्यू को सबाते के बिना लूसियो में अकेले रॉबरी करने की हिम्मत नहीं। ये सुनकर लूसियो समझ गया कि उनके बीच कोई पुलिस का इन्फॉर्मर है। अब इंस्पेक्टर कोस्टिलो लूसियो को एक बैड न्यूज देता है कि क्यू को मर चुका है। रात में लूसियो न्यूज़पेपर में पढ़ता है कि क्यू को एक बैंक लूटते समय पुलिस के हाथों मारा गया। ये न्यूज पढ़कर लूसियो को बहुत बुरा लगा और साथ ही बहुत गुस्सा भी आया। उसके साथ उस समय ऑस्ट्रेलियानो भी था। दोनों एक कब्रिस्तान में थे। दरअसल उन्होंने एक कब्र में अपने हथियार छुपा रखे थे। अब क्यूको के लिए अगले ही दिन दोनों उसी बैंक में चोरी करने आते हैं जहां वो लोन मांगने आए थे। तब लूसियो उस एम्प्लॉय के ऊपर गन तानता है जिसने उसे सिगार भी लेने नहीं दिया था, लेकिन अभी लूसियो उसके सिगार का पूरा बॉक्स ही ले लेता है। फिर दोनों सक्सेसफुली बैंक से बाहर जाते हैं। फिर लूसियो और ऑस्ट्रेलियानो एक प्रिंटिंग प्रेस खरीदते हैं और लूसियो उस बैंक एम्प्लॉय की सिगार फूंक रहा था। उस प्रिंटिंग प्रेस में एक रोजा नाम की लड़की भी काम करती थी। वो पिछले 14 साल से यहाँ काम कर रही थी। उससे बात करने पर लूसियो को समझ आता है कि वो भी अनार्किस्ट विचारधारा को फॉलो करती है, इसीलिए लूसियो रोजा को नहीं निकालता। फिर वहाँ उनके बाकी दोस्त जर्मिनाल और जोसेफ आते हैं। दरअसल उन्होंने इस बैंक रॉबरी के बारे में किसी को नहीं बताया। जर्मिनाल कहता है कि अब इस प्रिंटिंग प्रेस को उनकी यूनियन चलाएगी, लेकिन
लूसियो नहीं मानता क्योंकि ये प्रिंटिंग प्रेस उसकी है और यहाँ वही होगा जो लूसियो चाहेगा। उसकी ये बात जर्मिनाल को पसंद नहीं आती क्योंकि अब तक लूसियो जर्मिनाल को ही एज ए लीडर फॉलो कर रहा था, लेकिन अब वो अकेला काम करेगा। जर्मिनाल ऑस्ट्रेरियानो को उसके साथ चलने कहता है, लेकिन अब वो भी लूसियो का ही साथ देगा। इसीलिए जर्मिनाल और जोसेफ वहाँ से चले गए। उनके जाने के बाद हमें पता चला कि लूसियो को यकीन है कि पुलिस का खबरी उनका दोस्त जर्मिनाल ही है, इसीलिए अब वो उनसे कोई वास्ता नहीं रखना चाहता, वरना उनके हर कदम की खबर पुलिस को पहले ही पता होगी। तभी वहाँ दो कॉलेज स्टूडेंट आती है। उन्होंने यहाँ कुछ पैम्पलेट छापने दिए थे। उनमें से एक एना नाम की लड़की लूसियो को बहुत पसंद आई थी। एना उसे एक पैम्पलेट देती है क्योंकि कल वो अपने कॉलेज में प्रोटेस्ट करने वाले हैं। अगले दिन लूसियो उस कॉलेज में पहुंचा। वहाँ भेदभाव के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहा था और एना लोगों को भाषण दे रही थी। तब लूसियो उसे देखता ही रह गया, लेकिन वहाँ एक लड़का लगातार उसे परेशान कर रहा था। तब लूसियो ने उस लड़के को वहाँ से भगा दिया। भाषण के बाद लूसियो एना से मिला। वो उसका थैंक यू करती है उस लड़के को भगाने के लिए। अब थोड़ी बात करने के बाद उनका प्रोटेस्ट वायलेंस में बदल गया। अब दोनों बाहर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में दोनों एक ऑफिसर से टकरा गए। वो ऑफिसर एना को मारने लगा। जब लूसियो उसे बचाने आता है तो वो लूसियो के सिर पर मारता है। तब एना उसे वहाँ से ले गई। अब एक जगह एना उसके जख्म साफ कर रही थी। अब दोनों में यहाँ और बातें होती है। पहले तो लूसियो अपने बारे में बताता है कि वो मजदूर है, लेकिन बाद में बताता है वो एक अनार्किस्ट है। वो बैंक लूटता है और उन पैसों को गरीबों में बांटता है। पहले तो एना को इस बात पर यकीन नहीं होता, लेकिन बाद में वो इस बात से बहुत इम्प्रेस होती है। फिर रात में दोनों एना के घर आए। एना के पिता एक बिजनेसमैन है, इसीलिए उसे पैसों की कोई कमी नहीं। फिर दोनों डांस करते हैं और उसके बाद यामा काटा। इस तरह दोनों की रिलेशनशिप शुरू हो गई। अब दोनों अपना ज्यादातर समय साथ बिताने लगे, लेकिन कोस्टिलो ने अभी भी लूसियो पर नजर रखी थी। कोस्टिलो एक वैन से लूसियो और एना पर नजर रख रहा था, लेकिन तभी वहाँ कमिश्नर आ गया। वो कोस्टिलो पर बहुत बिगड़ रहा था क्योंकि वो बाकी मामले छोड़कर कई हफ्तों से लूसियो पर नजर रख रहा था। कोस्टिलो को यकीन था बैंक रॉबरी में लूसियो भी शामिल है, लेकिन कमिश्नर उसकी कोई बात नहीं सुनता और उसे लूसियो का पीछा छोड़कर बाकी केसेस पर ध्यान देने कहता है। तब कोस्टिलो को कमिश्नर की बात माननी ही पड़ती है। अब कुछ दिनों बाद अमेरिका और क्यूबा के बीच टेंशन बहुत बढ़ गई थी। लूसियो को क्यूबा की मदद करनी थी, लेकिन क्यूबा उनसे बहुत दूर है। तब रोजा उन्हें आइडिया देती है कि इस प्रिंटिंग प्रेस में वो पैम्पलेट के अलावा और भी बहुत सारी चीजें छाप सकते हैं, जैसे नकली डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट एक्सेट्रा। लेकिन टीवी में डॉलर्स को देखकर लूसियो को एक आइडिया आता है। फिर हम लूसियो के जीजा पैट्रिक को देखते हैं। दरअसल उसकी नौकरी चली गई थी, वो कोई दूसरी नौकरी की तलाश में था। तभी उससे लूसियो और एना मिलने आते हैं। दरअसल उसकी फैक्ट्री ने अचानक बहुत से लोगों को नौकरी से निकाल दिया। तब लूसियो उसे एक जॉब ऑफर करता है। दरअसल पैट्रिक नोट प्रिंट करने वाली फैक्ट्री में काम करता था। पहले तो पैट्रिक को लगा कि वो उनके देश की करेंसी फ्रैंक छापने बोल रहा है, लेकिन लूसियो उसे क्लियर करता है उसे फ्रैंक नहीं बल्कि अमेरिकन डॉलर छापने हैं। पहले तो पैट्रिक को ये मजाक लगा, लेकिन लूसियो बिल्कुल सीरियस था। उसे डर था लूसियो की बहन को इस बारे में पता चला तब क्या होगा। लेकिन लूसियो कहता है उसकी बहन सातूर को इस बारे में कुछ पता नहीं होगा, और वैसे भी अगर उसे थोड़ा काम करने से इतने सारे पैसे मिलेंगे तो इसमें हर्जी क्या है। तब पैट्रिक उसकी बात मान गया। अब पैट्रिक अपने टूल्स लेकर प्रिंटिंग प्रेस में आता है। फिर डॉलर की फोटो खींचकर उसकी प्लेट बनाना शुरू करता है। अब कई दिनों की मेहनत के बाद पैट्रिक डॉलर की प्लेट बना लेता है। फिर रोजा नोट छापना शुरू करती है और कुछ दिनों की मेहनत के बाद रोजा भी सक्सेसफुली नोट छाप लेती है। अब वो नोट छापना शुरू करते हैं और उनके बनाए नोट इतने परफेक्ट थे कि कोई आम इंसान उन्हें पहचान ही नहीं सकता था कि वो नकली नोट है। सिर्फ एक एक्सपर्ट ही उस नकली नोट को पहचान सकता था। अब नोट को टेस्ट करने अगले दिन लूसियो और एना बैंक आते हैं ताकि उन डॉलर को एक्सचेंज करवा सके। उनमें एक असली और एक नकली नोट था। कैशियर के सवाल करने पर एना कहती है कि वो हनीमून मनाने जा रहे हैं। तब कैशियर उन्हें पैसे एक्सचेंज करके दे देती है। उस समय दोनों बहुत खुश हो रहे थे क्योंकि उनका प्लान काम कर गया। फिर लूसियो और एना उन पैसों को गरीबों में बांटते हैं। पैसे मिलने पर गरीब लोग बहुत खुश होते हैं और लूसियो को थैंक यू करते हैं। तब एना उसे बताती है वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर लूसियो बहुत खुश होता है। लेकिन एक रात हमें पता चला, जैसा लूसियो का अंदाजा था, जर्मिनाल तो नहीं लेकिन जोसेफ कोस्टिलो का खबरी है। मतलब कोस्टिलो को नकली नोट छापने वाली बात पता चल चुकी है। अब एक दिन लूसियो क्यूबा एम्बेसी में जाकर वहाँ के एम्बेसिडर को अपने नकली नोट दिखाता है। दरअसल उसका प्लान था वो इन नकली नोट को पूरी दुनिया में सप्लाई करेंगे, जिससे लगातार डॉलर की वैल्यू गिरेगी, जिससे अमेरिका की बैंक कोलैप्स होगी, फिर अमेरिका की इकोनॉमी। लूसियो को अपना प्लान क्यूबा के लीडर को सुनाना था, लेकिन वो फोन पर बात नहीं कर सकते
सकते क्योंकि उनकी सभी कॉल्स टेप हो रही है। लेकिन कुछ दिनों बाद क्यूबा का लीडर सोवियत यूनियन से मिलने जाने वाला है, वो पेरिस होते हुए जाएगा। तब लूसियो उसे अपना प्लान बता सकता है। अब मूवी वही आ जाती है जहाँ से शुरू हुई थी। लूसियो पैसों का बैग लेकर एयरपोर्ट आया था, फिर वो काउंटर पर जाकर अपना नाम बताता है। एम्बेसिडर उसका पहले से वेट कर रही थी। क्यूबा के लीडर से मिलने से पहले एम्बेसिडर उसे समझाती है कि उसे लीडर को अपना प्लान बताना है, वो उनसे कोई सवाल न करे और भूलकर भी उनसे बहस न करे। फिर एम्बेसिडर उसे बाथरूम में भेजती है जहाँ क्यूबा लीडर उसका वेट कर रहा था। उससे मिलते ही लूसियो उसे अपना प्लान बताता है कि ऐसे ही नकली डॉलर छाप कर वो पूरी दुनिया में भेजेंगे, जिससे अमेरिका के बैंक्स कोलैप्स होंगे और कैपिटलिज्म खत्म होगा। लेकिन उसकी उम्मीद से उलट क्यूबा के लीडर का मानना था कि अमेरिका एक बहुत ताकतवर देश है, उसे नकली नोट से बर्बाद नहीं किया जा सकता। वो एग्जाम्पल देकर कहता है कि कभी चींटी एक हाथी को नहीं मार सकती, और जैसा एम्बेसिडर ने उसे बोला था, लूसियो उससे बहस नहीं करता। अब लूसियो निराश होकर बाहर आया। तभी वहाँ एना आकर उसे बताती है पुलिस उन्हें पकड़ने आई है, जरूर उनकी किसी ने मुखबिरी की थी। दोनों वहाँ से जाने लगे, लेकिन तभी वहाँ इंस्पेक्टर कोस्टिलो आ जाता है। वो उन्हें देख लेता है। अब उससे बचने लूसियो और एना पैसे हवा में फेंक देते हैं, फिर भीड़ के बीच छुप जाते हैं। कोस्टिलो लूसियो को देखते ही पकड़ लेता है, लेकिन वो लूसियो नहीं एना थी। दरअसल लूसियो एना का जैकेट और गॉगल पहनकर बाहर आ गया था, लेकिन बाहर पुलिस ऑफिसर्स के साथ जोसेफ भी मौजूद था। लूसियो के बाहर आते ही जोसेफ उसे पहचान लेता है और इस तरह वहाँ से भागने से पहले ही पुलिस लूसियो को पकड़ लेती है। कोस्टिलो भी बाहर आता है, उसने एना को भी गिरफ्तार कर लिया था। अब लूसियो पर केस चलता है और उसे जेल हो जाती है। उस रात लूसियो जेल में सो नहीं पा रहा था। तब चार्ली नाम का कैदी लूसियो से कहता है उसे जल्दी ही इन सब की आदत पड़ जाएगी। अगले दिन लूसियो खाना लेने जाता है, तब चार्ली भी उसके साथ था। तभी अचानक एक आदमी चार्ली पर हमला कर देता है, लेकिन लूसियो उस आदमी से लड़कर चार्ली की जान बचाता है। चार्ली बताता है उसने कुछ लोगों को नकली चेक बना कर दिए थे, जिस वजह से वो जेल में बंद है और उस पर हमला हो रहा है। फिर कुछ समय बाद एना लूसियो से मिलने जेल आई। एना के साथ लूसियो का वकील थेरी भी आया था। लूसियो के अलावा बाकी सब जेल से छूट चुके थे, क्योंकि लूसियो के कहने पर सबने बयान दिया। उन्हें नकली नोट के बारे में कुछ नहीं पता और लूसियो पर भी पहले से कोई केस नहीं, इसीलिए थेरी कहता है उसे जल्दी ही बेल मिल जाएगी। लेकिन 9 महीने बीत जाते हैं और लूसियो को बेल नहीं मिलती। लूसियो काफी परेशान हो रहा था क्योंकि एना की डिलीवरी होने वाली है। चार्ली उसे समझा रहा था वो कोई गलती ना करे क्योंकि उन्हें जल्दी ही बेल मिल जाएगी, लेकिन लूसियो को भरोसा नहीं था क्योंकि उसका वकील भी कई महीनों से यही बोल रहा है। लेकिन तभी उनके पास एक ऑफिसर आता है क्योंकि लूसियो को बेल मिल गई थी। ये जानकर लूसियो बहुत खुश होता है और जेल से निकलकर भागता हुआ एना के पास आता है। एना ने एक लड़की को जन्म दिया था। लूसियो अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश होता है क्योंकि अब उसका भी परिवार है। अब कहानी 8 साल आगे बढ़ती है। लूसियो अब भी मजदूरी कर रहा था, लेकिन अपनी पेमेंट लेते समय कॉन्ट्रैक्टर लूसियो को पैसों की बजाय एक चेक देता है। लूसियो को समझ नहीं आता ये क्या चीज है, उसे कैश चाहिए था, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर बताता है ये ट्रैवल चेक है, इस चेक से वो दुनिया के किसी भी बैंक से पैसे निकाल सकता है। लेकिन लूसियो को इस बात पर यकीन नहीं होता, उसे कैश चाहिए था, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर के पास कैश नहीं है, इसीलिए मजबूरी में लूसियो को वो चेक ही लेना पड़ा। फिर लूसियो अपनी बेटी और एना को स्कूल से पिकअप करता है। फिर तीनों सुपरमार्केट में कुछ खरीदने जाते हैं, लेकिन लूसियो के पास पैसे कम थे। वो अपने वॉलेट में पैसे ढूंढ ही रहा था, तभी कैशियर को उसके पास वो ट्रांसफर चेक दिखाई देता है। कैशियर बताती है कि वो इस चेक से पे कर सकता है। कैशियर चेक पर उसका साइन लेकर उसे बाकी पैसे वापस करती है। दरअसल ये चेक एटीएम आने से पहले काम करते थे। पैसे लेते ही लूसियो के क्रिमिनल माइंड में फिर से एक आइडिया आता है। उसी रात लूसियो पैट्रिक, रोजा और ऑस्टोरियानो के साथ मीटिंग करता है। दरअसल उसका प्लान था वो ऐसे ही नकली ट्रैवल चेक छापेंगे, क्योंकि ये चेक किसी भी बैंक या किसी भी सुपरमार्केट में देकर वो पैसे एक्सचेंज कर सकते हैं। ये बैंक लूटने का एक नया तरीका होगा। पैट्रिक अमेरिकन बैंक से पंगा लेने में थोड़ा घबरा रहा था, लेकिन लूसियो उसे समझाता है उसे भी जेल वापस नहीं जाना। उसने पता किया है कि बैंक प्राइवेट होते हैं और नकली चेक बनाना कोई इतना बड़ा जुर्म भी नहीं है, इसीलिए पकड़े जाने पर भी उन्हें ज्यादा सजा नहीं होगी। और वैसे भी उसे पैट्रिक की सिर्फ प्लेट बनाने तक मदद चाहिए, बाकी काम वो संभाल लेंगे। लूसियो का कहना था बैंक और गवर्नमेंट मिलकर बस गरीबों का खून चूसती है, तो उन्हें लूटने में क्या बुराई है। पैट्रिक पूछता है उसे बस सिटी बैंक को ही क्यों लूटना है। तब लूसियो कहता है कि अगर लूटना ही है तो सबसे बड़े बैंक को क्यों ना लूटा जाए। तब पैट्रिक भी उसका साथ देने मान गया, बस इस बारे में उसकी वाइफ को पता न चले। अब चारों मिलकर चेक बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले पैट्रिक चेक की प्लेट्स बनाता है, फिर तीनों नकली चेक छापना शुरू करते हैं। पहले तो उनसे परफेक्ट चेक नहीं छपते, तब पैट्रिक अपने काम को और परफेक्ट करता है। फिर कुछ दिनों की
की मेहनत के बाद फाइनली वो परफेक्ट नकली चेक बना लेते हैं। लेकिन घर पर एना लूसियो से काफी नाराज हो रही थी क्योंकि लूसियो कई दिनों से ठीक से घर पर नहीं रह रहा। पुलिस ने अभी भी उन पर नजर रखी हुई है। अगर दोनों जेल चले गए तो उनकी बेटी का क्या होगा। दरअसल एना को अभी तक नहीं पता लूसियो क्या कर रहा है। एना उसे आखिरी बार पासपोर्ट बना कर देती है। इसके बाद वो उसका कोई और काम नहीं करेगी और वो लूसियो को भी यही रुकने कहती है। तब लूसियो हामी भर देता है लेकिन एना को सच नहीं बताता। अब अगले दिन लूसियो भेज बदल कर बैंक आता है ताकि उस चेक को एक्सचेंज करवा सके। कैशियर काफी समय ले रहा था। लूसियो के पूछने पर वो बताता है वो बस खोए हुए और चोरी हुए चेक से उसके चेक का नंबर मैच कर रहा है। थोड़ी देर बाद लूसियो बाहर आता है। बाहर ऑस्ट्रेलियानो उसका वेट कर रहा था। लूसियो बताता है उनका प्लान काम कर गया। कैशियर ने उसे पैसे दे दिए। अब लूसियो बाकी अनार्किस्ट के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है कि हर एक जोड़ी को अपने साथ 2 चेक लेकर जाने हैं और अलग अलग शहरों में कैश करवाने हैं। हर जोड़ी को ठीक 12 बजे सिटी बैंक की ब्रांच में पहुंचना है। ये ऑपरेशन हर जगह ठीक 12 बजे ही शुरू होना चाहिए जिससे बैंक चेक पर लिखा सीरियल नंबर चेक नहीं कर पाएगी। जब एक आदमी चेक कैश करवाने अंदर जाएगा तो दूसरा बाहर नजर रखेगा जब तक चेक उनके हेडक्वार्टर तक पहुंचेंगे और उन्हें पता चलेगा वो चेक नकली है। तब तक वो पैसे निकाल कर जरूरतमंद लोगों में बांट चुके होंगे। पैसे एक्सचेंज करते ही उन्हें पैसा लाकर बाहर खड़े अपने साथी को देना है। फिर सब लूसियो के प्लान के मुताबिक ही होता है। प्लान कामयाब होने पर लूसियो ये काम हर महीने एक बार करने का फैसला करता है। अब बिना रॉबरी के ही उनके पास बहुत सारे पैसे आते हैं और हमेशा की तरह लूसियो उन पैसों के 3 हिस्से करता है। एक अनार्किस्ट पार्टी के लिए, दूसरा जेल में बंद उनके साथियों के परिवारों के लिए और तीसरा हिस्सा खुद के लिए। लेकिन इन सब के बारे में उसकी बीवी एना को अभी तक कुछ नहीं पता। अब इस स्कैम की खबर नेशनल सिटी बैंक ऑफ न्यूयॉर्क तक पहुंच गई। बैंक के बोर्ड मेंबर की मीटिंग चल रही थी। बैरो नाम का एक एम्प्लॉय बोर्ड मेंबर को समझाता है वो लोग असली ट्रैवल चेक खरीद कर उनकी 10 कॉपीज बनाते हैं, फिर उन्हें एक ही समय पर अलग अलग ब्रांच में कैश करवाते हैं। इसीलिए उन्हें इस स्कैम के बारे में तभी पता चलता है जब चेक यहाँ न्यूयॉर्क में आते हैं। उनकी चेक बहुत हाई क्वालिटी के हैं, इसीलिए किसी को शक नहीं होता। बोर्ड मेंबर परेशान थे क्योंकि फ्रेंच पुलिस ने कुछ खास काम नहीं किया। जब तक वो लोग पकड़े जाएंगे तब तक उन्हें मिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान हो चुका होगा। इसीलिए बोर्ड मेंबर उन स्कैमर्स को पकड़वाने बैरो को पेरिस भेजते हैं। बैरो जाकर कोस्टिलो से मिलता है। कोस्टिलो अब कमिश्नर बन चुका था लेकिन कोस्टिलो भी बैरो की कुछ खास मदद नहीं कर पाता क्योंकि वो बैंक की हर ब्रांच पर पुलिस तैनात नहीं करवा सकते। बैरो को लग रहा था अमेरिकन बैंक होने की वजह से पुलिस इस केस को उतना सीरियस नहीं ले रही, लेकिन कोस्टिलो कहता है उनके पास फिलहाल किसी के खिलाफ कोई सबूत नहीं तो आखिर गिरफ्तार करे भी किसे। लेकिन कोस्टिलो को किसी पर शक था। फिर कोस्टिलो लूसियो से मिलने जाता है। वो अपनी फैमिली को कहीं ले जा रहा था। दरअसल इस चेक के काम को 2 साल हो चुके थे। कोस्टिलो उसे चेक दिखाकर इस बारे में पूछता है लेकिन लूसियो कुछ भी पता होने से साफ मना कर रहा था। लेकिन एना समझ गई उसके पीछे लूसियो ही है। कोस्टिलो कहता है कि सिटी बैंक के लोग उन लोगों को जेल भिजवाना चाहते हैं जो ये स्कैम कर रहे हैं। तब लूसियो उसे समझाता है उसे बैंक से नफरत है और वो बहुत खुश है कि अमेरिकन बैंक को लूटा जा रहा है। उसके जाते ही कोस्टिलो अपने ऑफिसर से लूसियो पर नजर रखने कहता है। अब पुलिस ऑफिसर लूसियो के घर के बाहर नजर रख रहे थे। एना भी उससे नाराज हो रही थी लेकिन लूसियो उसे अपनी अनार्किस्ट वाली लाइन कहता है कि उन्हें एक बेहतर दुनिया बनानी है। तब एना उसे बताती है उसे बोलिविया में डॉक्टर के साथ एक जॉब ऑफर हुई है। एना चाहती थी कि वो बोलिविया जाकर एक नई जिंदगी शुरू करे लेकिन लूसियो फिलहाल जाने से मना कर देता है। एना उसे समझाने की कोशिश कर रही थी कि अगर उसने एक छोटी सी भी गलती की तो पुलिस उसे छोड़ेगी नहीं। अगले दिन लूसियो अपना काम कर रहा था। तब रेडियो के जरिए हमें बताया जाता है सिटी बैंक के साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। नकली ट्रैवल चेक पूरे फ्रांस में फैल चुके हैं। अब भारी नुकसान होने की वजह से कई ब्रांच ने ट्रैवल चेक लेना बंद कर दिए हैं। उस समय कोस्टिलो और बोरो लूसियो पर ही नजर रख रहे थे। बोरो को यकीन नहीं होता कि एक मामूली मजदूर इस ऑपरेशन का मास्टरमाइंड है, लेकिन कोस्टिलो कहता है लूसियो कोई आम क्रिमिनल नहीं, वो सब बेवकूफ होते हैं इसीलिए पकड़े जाते हैं। लेकिन लूसियो बहुत शातिर है, उसके खिलाफ सबूत जुटाना आसान नहीं होगा। अब कुछ दिनों बाद लूसियो की बेटी का बर्थडे था। बर्थडे पार्टी में चार्ली भी आया था। जेल में लूसियो ने चार्ली की जान बचाई थी। तभी लूसियो देखता है एना किसी से बात कर रही है। वो उस कंपनी का डायरेक्टर था जहां एना काम करती है। वो लूसियो को भी उनके साथ अगले हफ्ते बोलिविया आने का ऑफर देता है, लेकिन लूसियो उसे कुछ साफ जवाब नहीं देता, जिसे सुनकर एना काफी नाराज हो गई। उस रात लूसियो फिर से बाहर जा रहा था। एना उसे समझाने की कोशिश कर रही थी कि वो कितने भी पैसे चुरा ले लेकिन बैंक को हरा नहीं पाएगा, लेकिन लूसियो पर अब भी अनार्किस्ट होने का भूत सवार था। तब एना उससे कहती है
वो बोलीविया जाएगी। अगर वो आएगा तो ठीक, नहीं तो वो उसके बिना ही चली जाएगी। लेकिन लूसियो को कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो एना को जो मन करे करने बोलकर बाहर चला गया। बिल्डिंग के बाहर पुलिस ने उस पर नजर रखी थी, इसीलिए वो छत से होते हुए जाता है। लूसियो अपने प्रिंटिंग प्रेस में आया था। वहाँ पेट्रिक, रोजा और ऑस्टोरियानो आए थे। दरअसल अब बहुत सारी ब्रांच एक दिन में बस एक चेक एक्सेप्ट कर रही है और कई ब्रांच ने तो चेक लेने बंद भी कर दिए हैं। इन सब से उनके लोग बहुत डरे हुए हैं। रोजा कहती है कभी न कभी ये तो होना ही था, लेकिन अभी भी उनके पास $30 मिलियन के चेक पड़े हैं, उन सब का क्या करे। तब लूसियो को एक आइडिया आता है। वो इन सब चेक को एक साथ ही बायर को बेचेंगे, जिससे बैंक को भी बहुत बड़ा नुकसान होगा और उनका काम भी आसान हो जाएगा। फिर इस डील के बाद वो इस काम से रिटायर हो जाएंगे। इस काम में सब उसका साथ देने मान गए। फिर लूसियो चार्ली के पास आया। चार्ली एक सेकेंड हैंड शॉप चलाता था। लूसियो को उसकी मदद चाहिए थी और चार्ली भी उसकी मदद करने तैयार था, क्योंकि लूसियो ने उसकी जान बचाई थी। रात में घर लौटते समय लूसियो को दिखाई दिया वहाँ बोलीविया की फ्लाइट टिकट रखी हुई थी। एना उससे कहती है उनकी फ्लाइट शनिवार दोपहर की है, अगर वो आना चाहे तो आ जाए। अगले दिन लूसियो ऑस्टोरियानो के साथ एक होटल में आता है। होटल में चार्ली उनका पहले से इंतजार कर रहा था। दरअसल चार्ली के पास एक टोनी नाम का बायर है। लूसियो अपने साथ सैंपल के लिए एक चेक लाया था। लूसियो को वो चेक बहुत पसंद आता है। टोनी एक अमेरिकन है, लेकिन उसे भी अनार्किस्ट विचारधारा बहुत पसंद है। उसने क्यूको सबाते के बारे में भी पढ़ा था। लूसियो कहता है क्यूको उनका दोस्त था। अब टोनी उन्हें चेक की मार्केट वैल्यू का 25% ऑफर करता है। लूसियो को ये डील पसंद आई थी। वो टोनी से $1 मिलियन मांगता है। बदले में वो उसे $4 मिलियन के चेक ला कर देगा। टोनी को पैसों का इंतजाम करने कुछ और दिन चाहिए थे। लूसियो उसे शनिवार 12 बजे पैसे लेकर बुलाता है। कुछ देर बाद टोनी बाहर निकलता है, लेकिन बाहर लूसियो और ऑस्टोरियानो उसका बाहर ही वेट कर रहे थे। टोनी के जाने पर लूसियो उसका पीछा करने लगा, क्योंकि क्यूको ने उसे सिखाया था कभी किसी अजनबी पर भरोसा ना करे। लेकिन लूसियो का कोस्टिलो पीछा कर रहा था। वही दूसरी तरफ पेट्री के क्लब में था, लेकिन वहाँ बेरो ने उस पर नजर रखी थी। अब लूसियो को रात में अपने घर आने पर दिखाई दिया। पैट्रिक, उसकी बहन सातूर और रोजा उसका वहाँ वेट कर रहे हैं। अंदर आते ही सातूर लूसिया पर भड़क गई, क्योंकि उसे भी नकली चेक के बारे में पता चल गया था और पुलिस उन सब पर भी 24 घंटे नजर रख रही है। लूसियो उसे समझाने की कोशिश करता है ये उनका आखिरी काम है, इसके बाद वो रुक जाएंगे। लेकिन सातूर को उस पर यकीन नहीं होता और अब से पैट्रिक उसका साथ नहीं देगा। इतना बोलकर सातूर पैट्रिक को लेकर वहाँ से चली गई। रोजा भी काफी परेशान थी, क्योंकि पुलिस हर जगह उस पर नजर रख रही है और उसे लग रहा था कि टोनी भी पुलिस या सिटी बैंक का आदमी होगा, जिसे पुलिस ने ही उन्हें पकड़वाने भेजा हो। लेकिन लूसियो ने टोनी का पीछा किया था, वो पुलिस से नहीं मिला। इस डील से उन्हें बहुत सारे पैसे मिल सकते हैं, लेकिन रोजा भी नहीं मानती, क्योंकि उसे रिस्क नहीं लेना और इस उम्र में उसे जेल भी नहीं जाना। एना भी उससे कुछ नहीं कहती। लूसियो देखता है बाहर पुलिस अब भी उस पर नजर रख रही है। अब अगला दिन शनिवार का था। आज उनकी बोलीविया जाने की फ्लाइट है और आज ही लूसियो को चेक टोनी को देकर पैसे लेने हैं। एना उसे ये सब छोड़ने बोल रही थी, लेकिन लूसियो अभी भी नहीं मानता। उसे अभी भी बैंक और सिस्टम को हराना था। एना उसे समझाने की कोशिश करती है कि अब सब पहले जैसा नहीं रहा, सब बदल चुका है। लेकिन लूसियो अभी भी पुलिस को चकमा देने उसकी मदद मांगता है। इसके बाद वो उसके साथ बोलीविया जाएगा, लेकिन एना नहीं मानती। उनकी 12 बजे की फ्लाइट है। एना लूसियो को टिकट देकर कहती है अगर वो आना चाहे तो आ जाए। फिर लूसिया बिल्डिंग से बाहर निकला। बाहर पुलिस ने अभी भी उस पर नजर रखी थी। फिर लूसियो अपनी वैन लेकर निकलता है। ऑफिसर अभी भी उसका पीछा कर रहे थे। अब एक टर्निंग पर आते ही लूसियो अपनी कार रोकता है और उसके पीछे वाली कार की चाबी निकाल कर फेंक देता है, जिससे रोड ब्लॉक हो जाती है और उस कार के पीछे पुलिस वाले थे। अब वो लूसियो का पीछा नहीं कर पाते। फिर लूसियो एक रेस्टोरेंट में पहुंचा। वहाँ ऑस्टोरियानो उसका पहले से वेट कर रहा था। अब दोनों मिलकर टोनी का वेट करने लगे। दूसरी तरफ एना अपनी बेटी को लेकर एयरपोर्ट के लिए निकल गई। वही इस तरफ थोड़ी देर बाद रेस्टोरेंट में टोनी आता है। उसके पास एक सूटकेस था। अब टोनी के इशारा करते ही लूसियो चेक लेकर उसके पास जाने लगा, लेकिन टोनी के पास जाने से पहले ही पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं और उसके साथ एस्टोरियानो को भी। मतलब पुलिस ने पहले से यहाँ जाल बिछा कर रखा था। तभी कोस्टिलो आकर लूसियो का बैग चेक करता है। उसमें वही नकली चेक्स थे। कोस्टिलो लूसियो से कहता है इस बार वो पूरे सबूत के साथ पकड़ा गया है, अब उसका बचना नामुमकिन है। लूसिया देखता है बोलीविया का प्लेन भी निकल चुका है। अब कुछ देर बाद थेरी लूसियो से मिलने आता है। लूसियो पूछता है पुलिस को इस बारे में कैसे पता चला। थेरी बताता है ऑस्टोरियानो, रोजा और टोनी सभी पकड़े गए, लेकिन सिर्फ उसका जीजा पैट्रिक पकड़ा नहीं गया। मतलब पैट्रिक ही पुलिस का मुखबिर है। पहले तो लूसियो को इस बात पर यकीन नहीं होता, लेकिन थेरी बताता है उसने पता किया पैट्रिक को जुए का बहुत शौक है और उस पर बहुत सारा कर्जा भी है। ये जानकर लूसियो को बहुत गुस्सा आता है। थेरी के मुताबिक जज ऑस्टोरियानो और रोज को तो बेल पर छोड़ देगा, लेकिन उसका केस बहुत मुश्किल है, क्योंकि सिटी बैंक का हेड ऑफ सिक्योरिटी बेरो उसके पीछे पड़ा है
वो कोशिश कर रहा है कि लूसियो को कम से कम 20 साल की सजा और उस पर $50 मिलियन का जुर्माना लगाया जाए। लूसियो समझ चुका था अब वो बुरी तरह फंस गया है। अब कुछ दिन लूसियो जेल में रहता है। उसे एना लेटर लिखती है कि वो और उसकी बेटी बोलीविया में बहुत खुश है और हो सके तो लूसियो भी वहाँ आ जाए। एक दिन थेरी उससे मिलने आता है क्योंकि आज उसके बेल का ट्रायल होने वाला है। अब कोर्ट में लूसियो पर काफी सारे इल्जाम लगाए जाते हैं जिन्हें लूसियो सिरे से खारिज कर देता है और थेरी भी बहाना बनाता है कि प्रोसिक्यूटर ने लूसियो के खिलाफ जो ट्रांसक्रिप्ट पेश की है उसमें कई सारे एरर है। अब इस बिना पर ट्रांसक्रिप्ट ठीक करने तक थेरी लूसियो को बेल पर छोड़ने की डिमांड करता है। ये सुनते ही बैरो जज से कहता है बेल मिलने पर लूसियो जेल से भाग जाएगा। ये सुनते ही बैरो जज से कहता है कि बेल मिलने पर लूसियो देश से भाग सकता है, लेकिन जज उसे शांत करवा देती है और उसकी इतनी कोशिशों के बावजूद लूसियो को बेल मिल जाती है। उसके बाहर आते ही मीडिया लूसियो को घेर लेती है। न्यूज़पेपर में लूसियो को सिस्टम से लड़ने वाला एक आदर्शवादी बताया जा रहा था। ये देखकर बैरो को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो कोस्टिलो को किसी भी हालत में लूसियो को पकड़ने बोल रहा था, लेकिन कोस्टिलो कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि जज ने उसे बेल दी है। बैरो लूसियो को किसी भी केस में फंसाने बोलता है, लेकिन कोस्टिलो साफ मना कर देता है क्योंकि अब बस कोर्ट ही लूसियो को सजा सुनाएगी। तब बैरो समझ जाता है कि कोस्टिलो भी कहीं ना कहीं खुश है क्योंकि लूसियो ने अमेरिकन बैंक को लूटा है। दूसरी तरफ लूसियो तुरंत पैट्रिक से जाकर मिलता है, लेकिन सातोरू से बताती है पैट्रिक ने कुछ नहीं किया। उस रात वो लूसियो से मिलकर उनके माँ के घर गए थे। पैट्रिक बताता है एक दिन उसे बैरो मिलने आया था। उसने कहा वो उसके सभी कर्जे चुका देगा, लेकिन पैट्रिक ने उसे मना कर दिया था। अब लूसियो को समझ नहीं आता उसकी मुखबिरी किसने की। घर आने पर लूसियो को अपने दरवाजे पर एक लिफाफा मिलता है जिसमें एक बुलेट थी। एक दिन थेरी उसके घर आया, उसने सब कुछ पता लगा लिया था। दरअसल टोनी जो लूसियो से चेक खरीदने आया था वो एक अंडरकवर ऑफिसर था, लेकिन लूसियो ये पहले ही समझ चुका था। लेकिन पुलिस को उनके बारे में किसने बताया? तब थेरी बताता है पुलिस को उसके दोस्त चार्ली ने जानकारी दी थी। दरअसल उन्होंने चार्ली को 20 साल की सजा की धमकी दी। फिर चार्ली उनसे $10,000 लेकर देश छोड़कर भाग गया। ये जानकर लूसियो को चार्ली पर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसने चार्ली की जान बचाई थी। थेरी बताता है उनकी सुनवाई की तारीख फिक्स हो गई। लूसियो समझ चुका था उसे जेल तो होगी ही, लेकिन कितनी? थेरी बताता है कम से कम 5 साल, और अगर जज ने उस पर लगे सारे आरोप मान लिए तो उसे कम से कम 12 साल की सजा हो सकती है। ये सुनकर लूसियो काफी परेशान हो गया। अब रात में लूसियो को किसी का कॉल आता है। सामने वाला उसे जान से मारने की धमकी दे रहा था। अब लूसियो कोस्टिलो से मिलने जाता है। कोस्टिलो काफी हैरान था कि लूसियो को कैसे पता चला कि वो यहाँ है। अब लूसियो उसे वो बुलेट दिखाता है क्योंकि अब बैंक वाले उसे धमकी दे रहे हैं। कोस्टिलो भी अच्छी तरह जानता था इन सबके पीछे अमेरिकन सी है, लेकिन सबूत न मिलने की वजह से वो कुछ नहीं कर सकता। ये सुनकर लूसियो जाने लगा, लेकिन कोस्टिलो कहता है कि वो दोनों 20 साल से अपना खेल खेल रहे हैं, लेकिन अचानक ये अमेरिकन बीच में आ गए। कोस्टिलो भी चाहता था कि ये अमेरिकन जीतने नहीं चाहिए। लूसियो के घर बाहर अभी भी पुलिस तैनात थी। तब उसे एक और आइडिया आता है। अब अगले दिन लूसियो घर से बाहर निकला। पुलिस वाले उसका पीछा कर रहे थे, लेकिन वो दौड़ते हुए एक सबवे में आता है जहाँ एक मोड़ पर एस्टोरियानो उसका वेट कर रहा था। एस्टोरियानो उसका हैट और जैकेट पहनकर आगे बढ़ गया और लूसियो वहाँ से दूसरी तरफ भाग गया। ऑफिसर एस्टोरियानो को लूसियो समझकर पीछा करने लगे। अब इस तरफ लूसियो पुलिस से भाग रहा था, दूसरी तरफ बोरो अपने बॉसेस को समझाता है। पुलिस और सीक्रेट सर्विस दोनों ही लूसियो को ढूंढ रही है। अब इस बार लूसियो पकड़ा गया तो उसकी बेल रद्द हो जाएगी और उसे फिर से बेल कभी नहीं मिलेगी। वही लूसियो उस कब्रिस्तान में आया था जहां उन्होंने हथियार छुपाए थे, लेकिन अब उस कब्रिस्तान में हथियार नहीं बल्कि चेक्स को छापने वाली प्लेट और कुछ और भी चेक्स थे। अब लूसियो फिर से चेक छापता है और अपने अनार्किस्ट विचारधारा वाले लोगों को बंटवा देता है। उसे पूरा यकीन था कि उसका ये प्लान जरूर काम करेगा। अब लूसियो अपने एक एक्टिविस्ट के घर में सो रहा था। कई दिनों बाद उसे अच्छी नींद आई थी। दरअसल जब ये आदमी जेल में था तब लूसियो ने ही उसके परिवार की मदद की थी और ऐसे कई लोग लूसियो के साथ थे। दूसरी तरफ न्यूयॉर्क के सिटी बैंक हेडक्वार्टर में फिर से नकली चेक आते हैं। तब फिर से बैरो को कॉल आता है क्योंकि अब नकली चेक सिर्फ फ्रांस से नहीं बल्कि नीदरलैंड, बेल्जियम, जर्मनी, यहाँ तक कि मेक्सिको से भी आ रहे थे। इन सबसे बैरो के बॉसेस उसे बहुत सुनाते हैं। उनके फोन रखते ही बैरो अपना फोन ही तोड़ देता है। दूसरी तरफ लूसियो एक पब्लिक फोन से एना और अपनी बेटी से बात करने आया था। कुछ देर बात करने के बाद हमें पता चला पुलिस उस फोन को भी टेप
एस्केप कर रही है। उन्हें लूसियो की लोकेशन पता चल गई। अब थोड़ी ही देर में पुलिस भी वहाँ पहुँच गई थी। लूसियो अपनी बेटी से वादा करता है वो उसके पास जरूर आएगा। फिर थोड़ी देर बाद लूसियो बाहर आकर सरेंडर कर देता है। दरअसल लूसियो ने जानबूझकर सरेंडर किया था। अब लूसियो को पुलिस स्टेशन में देखकर बैरो बहुत खुश हो रहा था, लेकिन कोस्टेलो कहता है लूसियो ने खुद सरेंडर किया है। लेकिन बैरो को कुछ फर्क नहीं पड़ता। कोस्टेलो कहता है लूसियो को उससे बात करनी है। अब बैरो से मिलकर लूसियो उससे कहता है उन्हें समझौता करना है, लेकिन बैरो और सिटी बैंक कोई समझौता नहीं करती। वो लोग लूसियो को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाना चाहते हैं। तब लूसियो कहता है उसे पकड़ने के बाद भी नकली चेक्स पूरी दुनिया में चक्कर लगाते रहेंगे। सिटी बैंक को उसकी प्लेट कभी नहीं मिलेगी। उसके लोग नकली चेक बनाना जारी रखेंगे और उनकी बैंक को नुकसान होता रहेगा। बैरो को लगता है कि एक दिन प्लेट के साथ उसके साथी भी पकड़े जाएंगे। बैरो को लगता है कि एक दिन प्लेट्स के साथ उसके साथी भी पकड़े जाएंगे, लेकिन तब तक उनके बैंक का दिवालिया निकल चुका होगा। तब बैरो उसे एक डील ऑफर करता है। लूसियो उसे प्लेट ला कर दे, बदले में वो उसकी सजा कम करवा देंगे। लेकिन लूसियो के पास उससे भी अच्छी डील थी। लूसियो उसे प्लेट ला कर देगा, साथ ही अपनी जुबान देगा कि अब कोई नकली चेक नहीं आएंगे। बदले में उसे उसका केस वापस लेना होगा और उसे मुंह मांगी रकम देनी होगी, क्योंकि उन्होंने उसे बहुत परेशान किया है। ये सुनकर बैरो को गुस्सा आ जाता है और कोस्टेलो को हंसी आ रही थी। लेकिन लूसियो कहता है ट्रैवल चेक उनकी बैंक का स्टार प्रोडक्ट है, लेकिन फ्रांस की बैंक ने उसे लेना बंद कर दिया और अब ऐसे ही पूरी दुनिया से नकली चेक आने लगेंगे। तो न सिर्फ बैंक का नुकसान होगा, बल्कि लोगों का बैंक पर भरोसा भी उठ जाएगा और बार बार नकली चेक आने से जो नुकसान होगा उससे बचने के लिए उन्हें बैंक ही बेचना पड़ेगा। और जब ये बात उसके बॉसेस को पता चलेगी कि वो इस काम को करने में फेल हो गया, तब उसका क्या होगा। तब बैरो शांत होता है। लूसियो कहता है कि उसका ऑफर मानने में ही उसकी, बैंक की और बाकी सबकी भलाई है। अगले दिन लूसियो एक बैग लेकर किसी होटल में आता है, फिर जाकर बैरो से मिलता है। बैरो के रूम में आते ही लूसियो पहले पूरा कमरा देखता है, क्योंकि उसे क्यूको ने सिखाया था किसी पर भरोसा मत करो, खासकर बैंक पर। और वो 20 मिनट में नीचे नहीं पहुंचा तो बाहर वेट कर रहे उसके लोगों को पता चल जाएगा कि यहाँ कुछ गड़बड़ हो रही है। तब बैरो मुस्कुराते हुए लूसियो की तरफ बैग रखता है। उसमें लूसियो की मांगी गई रकम थी। फिर लूसियो बैरो को अपना बैग देता है। लूसियो उन पैसों को देख रहा था। बैरो कहता है वो नकली नहीं है, लेकिन उसे पता नहीं लूसियो बहुत अच्छे से नकली नोट पहचानता है। बैरो के हाथ में वो प्लेट थी। फिर लूसियो उसे बाकी नकली चेक्स देता है, लेकिन बैरो को यकीन नहीं था कि अब नकली चेक नहीं आएंगे। लूसियो ने उसे जबान दी थी और उसकी बात पर भरोसा करने के अलावा उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। फिर लूसियो पैसे लेकर बाहर आया, जहाँ ऑस्टोरियानो और रोजा उसका पहले से वेट कर रहे थे। लूसियो उनसे कहता है इस बार एक चींटी ने हाथी को हरा दिया। ये सुनकर दोनों बहुत खुश होते हैं और एक दूसरे के गले मिलते हैं। वही थोड़ी दूरी पर बैरो और कोस्टेलो उन्हें देख रहे थे। कोस्टेलो कहता है एक मजदूर ने दुनिया की सबसे बड़ी बैंक को हरा दिया, लेकिन बैरो हंसते हुए जवाब देता है उन्होंने कौड़ियों के दाम देकर अपने बिलियंस ऑफ डॉलर के बिजनेस को बचा लिया, क्योंकि चींटी कितनी भी कोशिश कर ले कभी हाथी को हरा नहीं सकती। अब आप सोचिए कौन हारा और कौन जीता। अब कुछ दिनों बाद लूसियो बोलिविया पहुंचता है। उसकी बेटी और एना उससे मिलकर बहुत खुश होती है। वहाँ भी एक बैंक था, लेकिन लूसियो उसे लूटने के बारे में नहीं सोच रहा था। अब मूवी खत्म होते होते हमें बताया जाता है किसी को नहीं पता लूसियो ने सिटी बैंक से कितने की डिमांड की थी, लेकिन जब भी लूसियो से पूछा गया उसने हमेशा यही कहा वो बहुत सारे पैसे थे। लूसियो के इंसिडेंट के बाद बैंक चेक्स की जगह कोई अल्टरनेटिव ढूंढने लगी। फिर 1980 के मिड में कार्ड और एटीएम ने ट्रांसफर चेक को रिप्लेस कर दिया। लूसियो जिंदगी भर मजदूर और एक अनार्किस्ट रहा। उसने 2 बुक्स भी पब्लिश की, एक द रिवोल्यूशन ऑफ द रूफ और दूसरी माई लाइफ इन टोपिया। कुछ समय बाद लूसियो और एना सेपरेट हो गए, लेकिन जिंदगी भर अच्छे दोस्त रहे। लूसियो की मौत 18 जुलाई 2020 को हुई। लूसियो अनार्किस्ट और लिबरेशन की न्यू जनरेशन के लिए प्रेरणा है और इसी के साथ ये मूवी भी यही एंड होती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये मूवी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी और भी अमेजिंग मूवीज के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली बार किसी और अमेजिंग मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ।